हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। तो आज डे 21 है, मतलब 21वीं टेस्ट सीरीज आपके सामने है। एनसीईआरटी एसएसटी जो कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स के इसके सभी क्वेश्चन होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। मैं अपने क्वेश्चन के साथ पूरा कंसेप्ट टॉपिक वाइज पढ़ाता हूं और पॉइंट वाइज आपको बताता हूं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस करके मेरी क्लासेस आपके सामने प्रेजेंट हो रही है। मैं हर रोज हर क्वेश्चन के साथ वो कंसेप्ट क्लियर करता हूं, क्योंकि आप किसी भी कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हो क्वेश्चन के बाद, क्योंकि मेरा मेन मकसद ये होता है आपको क्वेश्चन कराए, कंसेप्ट क्लियर कराए। आप आने वाले जो आपका जो सीटेट दिसंबर में जो क्वेश्चन पूछेगा उसी कंसेप्ट तो 101% उस क्वेश्चन को करके आओगे। ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो या सिविक्स से रिलेटेड हो, सभी के सभी क्वेश्चनों के साथ कंसेप्ट क्लियर करता हूं। फिर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन मैंने पहले भी बताए हैं अपनी टेस्ट सीरीज में, वो भी बताता हूं, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैंने लास्ट जो टेस्ट सीरीज थी उसमें एक क्वेश्चन दिया था, इसका आंसर आपने तो नहीं बताया, पर मैं बता दूंगा अपने भाइयों को, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो ध्यानपूर्वक। कथन है, ए चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। क्या ये राइट है? या कथन भी जो है, चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। क्या ये भी राइट है? तो हमें पढ़ना है। अगर मैंने आपको पहले भी बताया चोल के साम्राज्य के बारे में, ठीक है, चोल के बारे में अगर आपको पता है तो तुरंत आंसर दे दोगे यहाँ पर भी, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको चोल के बारे में। पहले ऑप्शन पढ़ेंगे हम, ए और बी दोनों सही है। केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ोगे, फिर ऑप्शन भी पढ़ोगे तो मार नहीं खाओगे, ठीक है। और दोनों ही एक दूसरे से स्पष्टीकरण है, यहाँ तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो ए और बी दोनों तो सही है, लेकिन ए जो है ये इसका स्पष्टीकरण नहीं करता, ठीक है। ये आपको लग भी रहा होगा पढ़ करके, ठीक है। कहाँ वहां पर मंदिरों की और सामाजिक संस्कृति की बात हो रही, कहाँ पर कांस्य प्रतिमाएं की, देवी देवताओं के कुछ प्रतिमाओं और भक्तों की ऐड किया गया है, ठीक है। तो थोड़ा कंफ्यूज होने वाली बात है, ये मैं पहले भी करवा चुका हूं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका दो, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा मैं लेकर आया हूं पॉइंट कुछ, जो कि चोलों के प्रशासन के बारे में है, ठीक है। प्रत्येक ब्रह्मोदय, ब्रह्मोदय का मतलब है जो किसी को दान देना, किसी भूमि को दान देना, किसी गांव को दान देना, किसी ब्राह्मण को, ठीक है। उसकी देखरेख में जो प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों को एक सभा द्वारा की जाती थी, ठीक है, उस गांव के अंतर्गत। और इनके निर्णय जो होते थे वो शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरावर दर्ज किए जाते थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। चोलों के प्रशासन के बारे में मैंने 4 पॉइंट आपके सामने रखे हैं, क्या पता यहाँ से क्वेश्चन उठा करके आपके सामने रख दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इंपोर्टेंट है। प्राचीन साहित्य में कितने महाजनपदों का उल्लेख था? ये मैं कई बार करवा चुका हूँ, 16 महाजनपदों का उल्लेख था। और मैं फिर बता देता हूँ अपने भाइयों को प्रॉपर थे। जो 16 महाजनपद है, इनका उल्लेख जो है साहित्य, जो प्राचीन साहित्य है और शास्त्र है उनमें मिलता है। ये आपको पता होनी चाहिए। आपसे ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो 16 महाजनपद है उनको उल्लेख किन में मिलता है, ठीक, किस में मिलता है, ये सभी चीजें पूछी गई हैं। 16 महाजनपदों को मैं अपने भाइयों को फिर बता देता हूँ एक बार, जैसे कि अंग है, अस्मिक है, अवंती है, चेदी है, गंधार है, काशी, कंबोज, कौशल, कुरु, मगध, मल्ल, मत्स्य, पंचाल या सुरेशन, वज्जी, वत्स। ये 16 के 16 आपको याद करने हैं। क्रम वाइज मत करो, मतलब ट्रिक वाइज भी कर सकते हो, प्रॉपर तरीके मैंने बताए भी हुए हैं। इनके राज्य, प्रथम राजवंश, इनके संस्थापक कौन थे, या फिर किस शासक का राज किस राज्य में हुआ करता था, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट मगध है, पांचाल है, वज्जी है, वत्स है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं आने वाले क्वेश्चनों में प्रॉपर तरीके से और भी अच्छे से करवा दूंगा अपने भाइयों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई महाजनपद के लिए बंद थे, क्योंकि महाजनपद के बारे में मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि महाजनपद का वर्णन या मतलब टिप्पणी आपको प्रॉपर तरीके से मैंने एनालिसिस किया कि महाजनपद का महत्व क्या होता था, कैसा प्रशासन होता था, कितने महाजनपद उसमें मिलकर के बनते थे, क्या उनका प्रशासन, क्या रूल रेगुलेशन थे, सभी चीजें, समाज के बारे में सभी चीजें डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन पढ़ते हैं कि कई महाजनपद के लिए बंद थे क्योंकि क्षेत्र में लकड़ी, ईंट और पत्थर की उपलब्धता के कारण, या फिर वे अपने धन और शक्ति को परिलक्षित करते थे। क्या ये ठीक है? या शासक आक्रमण से डर गए थे और वे अपना संरक्षण सुनिश्चित करना चाहते थे, वे अमीर योद्धा परंपरा के प्रतीक थे। क्या इनमें से कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको? राइट आंसर आपका ये हो जाता है सी, शासक आक्रमणों से डर गए थे,
ठीक है, और वे अपना संरक्षण सुनिश्चित करना चाहते थे। यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाता है, इसलिए किलेबंदी किया गए थे महाजनपदों के अंतर्गत। ठीक है मेरे भाई, मैं थोड़ा सा जो डीपली वाइज या फिर मैं आपको साइड होके उसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में जो डिस्कस करता हूँ उस पर ध्यान पूर्वक समझ लिया करो भाई। पहले भी मैं समझा चुका हूँ, क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन उठाएगा भाई, इन पर ही बार बार क्वेश्चन आते हैं हर साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट है, सुनो। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, देखो। सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय है वे स्थान जहां सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे। सी इज द राइट आंसर हो जाता है, नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाता है। बस ये ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा इनके बारे में लेकर आया हूं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक मिनट रुकी। सूफी संत जो है, सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठक का आयोजित करते थे। ठीक है, सभी प्रकार के भक्तगण जिनमें शाही घरानों के लोग, अभिजात और आम लोग शामिल हो जाते थे। ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से लोग शामिल होकर हुआ करते थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है इनकी बैठकों में। ठीक है, वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, वे दुनियादारी की चर्चा करते थे, कोई भी समस्या से उसकी सुलझाने की बातें करते थे इसके अंतर्गत। ठीक है, एक दूसरे के बारे में जो भी चर्चाएं हुआ करती थी उनको अपने अपने पक्ष को रखते थे, अपने अपने मुद्दों को रखते थे, उनको सोल्यूशन करते थे। यही बैठकों के अंदर हुआ करता था इनकी सूफी संत के में। ठीक भाई, अक्सर लोग ये समझते थे कि इस एक खुफिया बात ये थी कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारी शक्तियां होती हैं जिनमें आम लोगों की बीमारियों और तकलीफों से छुटकारा मिल सकता था। ठीक है, ये भी एक मतलब ये लोग समझते थे इनके अंदर, इनके बैठकों के अंदर, या फिर जहां भी ये बैठक बनाते थे उसके अंदर ये चीज जारी करते थे। ठीक है, ऐसा ये लिखा हुआ है, जो अब लिखा हुआ तो मैंने आपके सामने बता दिया। ठीक है, क्या पता ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मगध से होकर कौन सी नदियां बहती हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। गंगा और सोन दोनों की दोनों नदियां, मतलब कि ए इज द राइट आंसर हो जाता है, दोनों की दोनों नदियां मगध से होकर बहती थी। ये आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीटेट नवंबर 2012 में जो आया था। महाजनपद इज द राइट आंसर हो जाता है, तीसरा इज द राइट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से क्या महाजनपद के राजाओं के बारे में गलत है। महाजनपद के राजाओं के बारे में, अगर आपने महाजनपद पढ़ा है मेरे द्वारा तो सभी के सभी आप बता दोगे। उनकी राजधानी वाले शहरों की किलेबंदी की गई थी, बिल्कुल राइट आंसर है। उनकी बड़ी सेनाएं होती थी, बिल्कुल सही उत्तर है। वे सेनाओं को बनाए रखने के लिए कभी कभार मिलने वाले उपहार पर निर्भर करते थे। क्या ऐसा शासक करेगा, क्या राजा चाहेगा ऐसा। ठीक है, जिनके पास बहुत ही धन दौलत हो, क्या चाहेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर यही हो जाता है, मतलब कि जो कि गलत होता है इसमें। ठीक है, उनमें से एक उदाहरण बिंबार, उनमें से एक उदाहरण बिंबिसार है, बिल्कुल ये आपको बता चुका हूं मैं। ठीक है, तो वे सेनाओं को बनाए रखने के लिए कभी कभार मिलने वाले उपहार पर निर्भर रहते थे। ये बिल्कुल गलत हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर गलत जो हमने निकाला है उसी है। ठीक है, मैं थोड़ा 2500 साल पहले की बात बता दूं, जनपदों के बारे में तुलना कर दूं कि वे उन्हें महाजनपद के रूप में, जैसे कई जनपद मिलकर के एक महाजनपद बनते थे। सबसे पहले आपको बताया मैंने, एक राजधानी हुआ करती थी इनकी और किले बंद कर दिए जाते थे। ठीक है, जिसका मतलब लकड़ी, ईंट, पत्थर, विशाल दीवारों पर द्वार बनाई गई थी। मतलब कि देखो, आप देख रहे होगे प्रॉपर तरीके से किस प्रकार से दीवार को क्रिएट किया गया है। ठीक है, आज देखते हैं तो आज के दिन भी ये टूटेंगे नहीं। ठीक है, किले शायद इसलिए बनाए गए थे क्योंकि लोग अन्य राजाओं के हमले से डरते होंगे। ठीक है, और उनकी सुरक्षा जरूरत है। कुल बनाकर यही बात इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, किलेबंदी इसलिए ही होती थी। ठीक है, ताकि सामने वाला शासक आक्रमण करे तो बच सके। ठीक है, यह भी संभव होगा कि राजाओं की अपनी शक्ति और समृद्धि प्रदर्शन करने के लिए इन किलों को बनाया गया होगा, और इसके अलावा प्रजा को नियंत्रित करने के लिए भी बहुत ही आसानी होती थी। ठीक है, भवन और इस तरह किले को बनाए रखने के लिए बहुत सारी सामग्री और श्रम की आवश्यकता होती थी, ये तो लगता ही था। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। भाई सभी के सभी जितने भी मैं पॉइंट वाइज करवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी के सभी प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहो। और मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, कुछ ही दिन रह गए, आज 30 आपके सामने नवंबर हो गई है, रहे कितने दिन के रहे, अब बस पेपर आने वाला है। ठीक है, भूमिहीन मजदूर, जिसके पास भूमि नहीं है, खेतिहर जो खेती करते थे, मजदूर को किस नाम से जाना जाता था। दास, कर्मकार, आर्य, वैश्य। तो 20 द राइट आंसर हो जाता है, कर्मकार के नाम से जाना जाता था जो भूमिहीन मजदूर और खेतिहर मजदूर होते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया मेरे भाई। ठीक है, मैं बता दूं कि गण या संगा में एक नहीं बल्कि जनपदों के कई शासक होते थे जिन्हें हर एक राजा के रूप में जाना जाता था। ये राजा एक साथ
अनुष्ठान करते थे, सभाओं में मिलते थे, सभाओं में चर्चा और बहस के बाद निर्णय लेते थे। लेकिन इन सभाओं में ना तो महिला थी, ना ही दास और ना ही कामकाज जो होते थे वो भाग नहीं लेते थे। ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है मेरे भाई पीडीएफ आपको चाहिए, मैं प्रॉपर तरीके से सभी की सभी आज ही डाल दूंगा थोड़ी देर में, और रिवीजन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत हुंडी क्या था जो मिस्र और इराक में प्रसिद्ध था? ये इंपॉर्टेंट है, कल ही बताया मैंने सूरत हुंडी मतलब हुंडी क्या है। ठीक है, विशेष प्रकार के खाना पकाने में इस्तेमाल किए जाने वाला बर्तन था ये, या फिर यह किसी व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती थी, या फिर एक ऐसा स्थान जहां विविध उत्पादन केंद्रों से सामान खरीदा और बेचा जाता था। यहाँ पर जो सी भी गलत है, ए भी गलत है, और डी तो है ही नहीं है, तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाता है। मैंने कल बताया था कि यह किसी व्यक्ति द्वारा कराई गई रकम दर्ज पर एक पत्र मैंने आपको दिखाया होगा, अगर ध्यान होगा आपको। ठीक है, इसको किसी भी पूर्वी अफ्रीका में, यूरोप में लेकर ले जा करके अगर कोई सामान लेना होता ना तो वो दे देते, क्योंकि इसकी बहुत मान्यता, बहुत ही वैल्यू थी उस समय। ठीक है, कल भी मैंने इसके बारे में बताया है। ठीक है, ये हुंडी, ये मोहर, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि काठियावाड़ सेठ या महाजन जो होते थे उस समय के बहुत बड़े अकाउंट अपने साथ रखते थे, सूरत के अंदर हुआ करता था। इनका अपना एक पत्र होता था, मोहर लगाकर ये प्रॉपर तरीके से देते थे किसी को भी। ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वज्जी की राजधानी आप सभी को पता होगी, वैशाली है, इंपॉर्टेंट है, सभी चीजें मैंने ये करवाई हुई है। बात करूं मगध के समय वज्जी की, वज्जी एक अलग तरह की सरकार के अधीन थे, जिसे गणिया संघ कहा जाता था। इसकी राजधानी वैशाली थी, जो कि बिहार में है आज में। गणिया संघ में एक नहीं बल्कि जनपदों के कई शासक होते थे। ठीक है, जिन्हें हर एक को राजा के रूप में जाना जाता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं एक का एक, उसके अंतर ही कई शासक हुआ करते थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहीं पे तो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये राजा एक साथ अनुष्ठान करते थे, सभाओं में मिलते थे, सभाओं में चर्चा व बहस के बाद निर्णय लेते थे। यहाँ पर महिलाएं, दास वही कर्मकार भाग नहीं लेते थे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जनपदों के अंतर्गत जो भी सभाएं हुआ करती थी उसके अंदर महिलाएं और कामकार जो कि दास होते थे वो सभी भाग ही नहीं ले पाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि 2013 में आया हुआ है। बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? तो वो है तन्हा। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है भाई मेरे। क्वेश्चन 2018 में भी आया, हालांकि मैंने सीटेट जुलाई 2013 लिख रखा है। ठीक है, 2013 में भी आया, 18 में भी आया, क्या पता आपके मार दे बाजी। ठीक है, आखिर होता क्या था ना, मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। बुद्ध एक छोटे से गण, शक्य गण के क्षेत्रीय राजकुमार थे, ये आप सभी को पता है। 29 साल की उम्र में ज्ञान की खोज में निकल चुके, अपने घर की सुख सुविधाओं को छोड़ दिया था। ठीक है, ये कई वर्षों तक भटकते रहे, बिहार में बौद्ध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान करते रहे, और जहां उसे आत्मज्ञान 35 वर्ष की आयु 29 साल में इनको प्राप्त हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट है कि सारनाथ में बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने अपने मतलब इनके कितने शिष्य थे उपदेश को लेने वाले, ये इंपॉर्टेंट है। कितने उपदेश, उनके नाम भी पूछे जा चुके हैं। उन्होंने अपना शेष जीवन पैदल यात्रा में किया, जितना भी जीवन बीता है इनका पैदल यात्रा में, लोगों को समझाने में, लोगों को ज्ञान देने में इनका बीत गया था, जब तक इनकी मृत्यु न हो गई थी कुशीनगर में। इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई अपने अंतिम सांस तक ये लोगों को समझाते रहे और बताते रहे। ठीक है, हर एक चीज को अपने ज्ञान के द्वारा जो भी इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। जीवन कष्ट और दुखों से भरा हुआ, ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं की वजह से होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, इनके खुद के लिखे हुए पॉइंट है। कभी कभी भले ही हमें मिल जाए तो हमें चाहता है, हम संतुष्टि नहीं है। अगर हमें कुछ जिसकी चाहत है वो मिल जाए फिर भी आप संतुष्ट नहीं होते, वो होती है तन्हा, वो होती है इच्छा, वो होती है प्यास। ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने खुद ने ये इस चीज को मतलब डिनोट किया है। ठीक है, कि ये होती है प्यास, ये तन्हा। ठीक है, आदमी जब भी चुप नहीं हो जाता, चुप नहीं रहता, करोड़पति बन जाता है। ठीक है, ये उसके अंदर और भी इच्छाएं बढ़ने लगती हैं। ये इच्छा को खत्म करने के लिए ये बौद्ध धर्म शुरू हुआ था। मैं बताऊं तो थोड़ा सा वर्तमान उनके बारे में बता देता हूँ। महावीर जैन के बारे में जो कि 24 से तीर्थंकर थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वे बुद्ध के समकालीन थे। वह लिच्छवी के क्षेत्र राजकुमार थे, जो कि एक समूह में वज्जी संघ का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको बताना है जैन धर्म के संस्थापक कौन है, इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। पहले तीर्थंकर कौन थे ये भी आपको पता हुआ, सभी चीजें मैंने डिस्कस की है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जियोग्राफी के क्वेश्चन आपके सामने। अंत भेदी चट्टान के बारे में क्या सच है? अगर किसी को अंतभेदी और बाह्य भेदी की नहीं पता, अभी मैं बता दूंगा। उनकी बहुत ही महीन संरचनाएं होती है अंतभेदी की। वे तब बनते हैं जब द्रव मैग्मा पृथ्वी की पपड़ी के अंदर ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है इनमें से ओनली टू। ओनली टू यहाँ पर मतलब कि जो अंतर्वेदी चट्टाने हैं, अंतर मतलब अंदर की तरफ, उनकी बहुत महीन संरचना नहीं, गलत है, बाहर की बात है। ठीक है, मैं अभी बता दूंगा महीन संरचना क्या है या फिर दानेदार चट्टाने या किसके द्वारा बनती है। तो यहाँ पर मैं बता दूं जो अंतर्वेदी चट्टाने होती है, जो मैग्मा होता है, जो ज्वालामुखी होती है, वे तब बनते हैं जब द्रव मैग्मा पृथ्वी की पपड़ी के अंदर ठंडा हो जाता है। ठीक है, उनको कहा जाता है, जैसे कि ग्रेनाइट जो होती है आप सभी को पता होगी, अंतर्वेदी चट्टान होती है। ठीक है, मैं बता दूं थोड़ा बाह्यवेदी चट्टाने और अंतर्वेदी चट्टाने में थोड़ा अंतर बता देता हूँ। एक बार मैं एक हाँ ये लेकर आया हूं, देखो 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 देखो, ये जैसे कि ज्वालामुखी है, आपको ये फट रहा है यहाँ पर। ठीक है, जो इसमें से बाहर की तरफ जो निकल रहा है ये होगी बाह्य वेदी सेल। ठीक है, महीन संरचनाएं बनाती है ये। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, महीन संरचनाएं पता है ना मैंने अभी। और जो अंदर की तरफ जो लावा होता है, मैग्मा होता है, ये बड़े दाने बनाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो अंदर की तरफ जो दाना बनाती है यही ग्रेनाइट कहलाती है। जो बाहर की तरफ होती है बेसाल्ट चट्टान होती है। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा भी हुआ है। जो बाह्यवेदी चट्टानी जब द्रव लावा पृथ्वी की सतह पर आता है और ठंडा को ठोस हो जाता है, तब चट्टानों की बाह्य अगण्य चट्टानों का निर्माण होता है। उनकी बहुत ही महीन संरचनाएं होती हैं, जैसे कि बेसाल्ट चट्टान आपने नाम सुना होगा। बात करूं अंतर्वेदी चट्टानों की, जब ध्रुव मैग्मा पृथ्वी की भूपट्टी के अंदर गहराई तक ठंडा हो जाता है, ठोस चट्टानों को अंतर्वेदी अगण्य चट्टाने कहा जाता है, क्योंकि वे धीरे धीरे ठंडी हो जाती हैं और इसलिए वे बड़े बड़े दानों में परिवर्तित होती है, जैसे कि ग्रेनाइट। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। अंतर्वेदी बाह्यवेदी चट्टाने दोनों मैप के द्वारा और एनालिसिस भी कर दिया है, प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन भी मैंने आपको प्रेजेंट कर दी है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चलो इसको बताओ इनमें से क्या सत्य है? उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीप की पश्चिमी सीमा पर पाए जाते हैं। बिल्कुल राइट आंसर है। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के दोनों ओर भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंधीय तक फैला हुआ है। बिल्कुल राइट आंसर है। मैंने सभी के सभी बताया, शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान कहाँ पर, उष्ण कटिबंधीय है या शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय है, सभी के सभी प्रॉपर तरीके से बताए हुए। वही आज क्वेश्चन निकला है। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांशीय तट क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सभी के सभी राइट आंसर हो जाते हैं, प्रॉपर तरीका आपको बताया हुआ है। नहीं बता फिर बता देता हूं आपको। ठीक है, शीतोष्ण सदाबहार जो वन है मध्य अक्षांशीय तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। वे आमतौर पर महाद्वीपों के पूर्व किनारे पर पाए जाते हैं। कौन से? शीतोष्ण सदाबहार वन। ठीक है, नेक्स्ट बता दूं, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाए जाते हैं। अब किसी भूमध्य रेखा भी ना पता हो ना तो बिल्कुल कुछ भी नहीं पता फिर बात। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार बताई है मैंने सभी की सभी रेखाएं प्रॉपर तरीके से। तो भूमध्य रेखा दोनों ओर पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय तक, जो कि घास के मैदान की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बता दूं, उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान जो कि महाद्वीप के पश्चिमी सीमा में पाए जाते हैं। सदाबहार वन पाए जाते हैं जो कि महाद्वीप के पूर्व किनारे, लेकिन महाद्वीप की पश्चिमी सीमा पर जो मिलेंगे वो उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान मिलेंगे। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार। क्या ये संवैधानिक उपचार का अधिकार ये आर्टिकल मेरे भाई 32 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है। और शिक्षा का अधिकार जो कि आपको पता होगी 21A में दिया गया है। वो जिम्मेदार जो कमेटी थी, ठीक है, आप सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 21A में और 1999 में स्टेबलाइज हुआ था ये। और आपको पता होगी 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको ऐड किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी पॉइंट क्लियर। बचा कौन सा आपका? आर्टिकल 22 जो कि गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ए इज द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। सभी के सभी आर्टिकल और पॉइंट क्लियर कर चुका हूं मैं। ठीक है, आर्टिकल 22 के बारे में प्रॉपर तरीके से आपके सामने रखा हुआ है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक दिन मैं जब करवाऊंगा तो सभी के सभी भागों तले और आर्टिकल A to Z एक बार में ही करवा दूंगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट किताब जो जो पूछ सकता है ना वही वही आर्टिकल आपको करवाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जैवमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है। सभी को पता है जैवमंडल मनुष्य का तत्कालिक परिवेश होता है, पौधे और पशु जगत होते हैं,
या भूमि जल वायु पौधे और पशु या पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल। तो यहाँ पर जैव मंडल के अंतर्गत विषय कौन कौन से होते होंगे, जैव मंडल में क्या क्या पाया जाता है, भूमि है, जल है, वायु है, पौधे हैं, सभी है, ठीक है। लेकिन और सभी में कुछ कुछ पॉइंट दे रखे हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट दे रखे हैं जैसे मैंने यहाँ बताऊँ आपको, जो कि जैव मंडल के अंतर्गत है, जिसको बायोस्फीयर कहा जाता है, वायुमंडल है, जलमंडल है, भूमंडल है, पेड़ पौधे हैं, भूमि है, ठीक है, ये सभी के सभी हैं। तो ये बायोस्फीयर यही होता है, यही जैवमंडल के पार्ट होते हैं, भाग होते हैं, हिस्सा होते हैं, जो एक प्राकृतिक को बनाते हैं अच्छे रूप में, ठीक है। तो यही बायोस्फीयर की पहचान होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई। सबसे जो बढ़िया लगा हमें, भूमि जल वायु पौधे और पशु सभी के सभी आ चुके एक ही ऑप्शन के अंतर्गत, तो सी इज द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं अपने भाइयों से यही कहूंगा कि क्लास के अंतर्गत किसी भी प्रकार से आपको कोई दिक्कत आए या किसी भी प्रकार से किसी क्वेश्चन में पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, तो इन कमेंट मुझे पूछ सकता है मेरे भाई, ठीक है। तो विदा लूंगा अपने भाई से, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ, ठीक है।